किंग ग्रे अपने टाइम का काफी खतरनाक राजा है जो कि अपने सामने आने वाले दुश्मनों को काफी बेरहमी से मार देता है और इसे बचपन से कोई भी प्यार नहीं मिलता और एक दिन अचानक किसी अनजान बीमारी से ये मारा जाता है और इसका जन्म एक दूसरी दुनिया में होता है जहाँ पर ये एक छोटा सा बच्चा था और ये लाइफ इसकी पिछली लाइफ से पूरी अपोजिट थी जिसमें इसको फैमिली का प्यार भी मिलता है और ये सारा कुछ अच्छा चल ही रहा होता है। लेकिन इसकी लाइफ में एक मोड़ आता है जहाँ पर ये अपनी फैमिली से अलग हो जाता है और इसको एक ऐसा ड्रैगन मिलता है जो कि इसको काफी खतरनाक पावर देता है जिसे आगे जाके इसको अवेकन करना है और इस तरह ये अपनी जर्नी में लग जाता है। अब इसका मकसद है ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि ये अपनी फैमिली को ढूंढ सके। लेकिन एक हीरो की कहानी में विलन जरूर से होता है और इसमें भी एक काफी खतरनाक ड्रैगन है। तो ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को काफी मजा आएगा। और हाँ, ये एक बिल्कुल न्यू एनिमे है और इसके अभी तक जितने भी न्यू एपिसोड्स आ चुके हैं वो सारे इसमें कवर है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखते हैं इस एनिमे को। हमें एक खतरनाक वॉरियर को दिखाया जाता है जिसने अपने ओपोनेंट को तड़पा तड़पा के मार डाला है और वो प्राउडली ये कह रहा होता है, अब मैं बना हूँ यहाँ का नया राजा। और वो अपनी कॉन्करेंट जर्नी पे निकल जाता है और अपनी अमेजिंग पावर से सभी ओपोनेंट्स को हरा रहा होता है और ये अपने ओपोनेंट्स को कुत्तों की मौत मार रहा था। जिसके बाद उन लोगों के एरिया पे बॉम्ब गिरा के वो पूरी ही जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी के साथ अब मैं बन गया हूँ इस दुनिया का सबसे खतरनाक राजा। अब ये अपनी क्राउन की तरफ देख रहा था तभी उसे एक अजीब सी बीमारी का एहसास होता है और उसे ऐसा फील होता है कि वो कहीं डूब रहा है और उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम अपनी नई जिंदगी में अपने अंदर की रोशनी को जरूर ढूंढना। अब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जैसे ही वो अपनी आंखों को दोबारा खोलता है उसके सामने एक कपल होता है जो कि काफी खुश और इमोशनल थे और ये लोग कह रहे थे, हे छोटे बेबी, वेलकम वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। आर्थर सोच रहा था, अबे ये लोग कौन है और ये मुझे आर्थर क्यों बुला रहे हैं? हे, मैं तुम्हारा पापा हूँ रेनल्ड और ये तुम्हारी मम्मी है एलिस। अब ये सुनकर आर्थर को ये समझ आ गया था कि उसे एक नई लाइफ मिल गई है और अब वो कोई राजा नहीं है बल्कि एक छोटा सा बेबी है। अब उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो मन ही मन ये सोच रहा था, क्या मैंने इतनी सारी जंग जीती बस एक छोटा सा बच्चा बनने के लिए। आर्थर के पेरेंट्स उसे काफी ज्यादा प्यार कर रहे थे और वो सोचता है, अबे यार ये लोग मुझे इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? लेकिन कुछ भी हो वो यहाँ पे एंजॉय तो कर रहा था और उसे काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था। लेकिन बेबी बॉडी में उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। वो किसी भी तरीके से इस बॉडी से निकलना चाहता था। एक दिन वो बिस्तर में पोटी कर देता है। वो देखता है किसकी मॉम उसका काफी अच्छे से ध्यान रख रही है, लेकिन ये आर्थर के लिए काफी ज्यादा अजीब था। लेकिन एक दिन ऐसा मोमेंट आता है जो कि इसके होश उड़ा देता है। इसके डैड रेनॉल्ड अपनी बॉडी से एक मैजिक कास्ट करते हैं और वो अपने मैजिक से बड़े से पत्थर को काफी सारे टुकड़ों में काट देते हैं। लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा आकर रेनॉल्ड के सिर पर लगता है। तभी एलिस आकर अपनी हीलिंग मैजिक से उसे ठीक कर देती है। ये देखकर आर्थर थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन ये वर्ल्ड उसके लिए काफी ज्यादा न्यू है तो वो यहाँ पर मैजिक और बाकी चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है। रेनॉल्ड एक दिन बड़े से मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और अपने मैजिक से उसे काफी आसानी से हरा देता है। बाद में पता चलता है कि ये अपनी टीम के साथ एक मिशन पे आया है। आर्थर धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट से नॉलेज गैदर कर रहा था और जब रेनॉल्ड वापस आता है आर्थर उसके हाथों में वेपन्स देखकर ये समझ जाता है कि इस दुनिया में सर्वाइवल काफी ज्यादा मुश्किल है तो उसे जल्द ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। एलिस आर्थर से कहती है, चलो अब तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। अब उसे भी धीरे धीरे नींद आने लगती है। वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर सोचता है, अबे यार ये बच्चे की लाइफ जीना भी एम्बैरेसिंग है, लेकिन ये प्यार भरे मोमेंट्स इतने भी बेकार नहीं है। मेरी पास्ट लाइफ में मेरे पास सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ करता था क्योंकि कोई न कोई मुझे मारने के लिए आता रहता था। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। आर्थर अब थोड़ा सा बड़ा हो गया था और धीरे धीरे वो रेंगने भी लग जाता है। अब वो आईने के सामने आकर रुक जाता है और अब उसे पता लगता है कि अच्छा ये उसकी न्यू बॉडी है, लेकिन अभी भी वो इस बॉडी में कंफर्टेबल नहीं था और ना ही उसे अभी तक इस नाम की आदत पड़ी थी। एक दिन एलिस आर्थर को सुलाकर अपने काम में बिजी हो जाती है, लेकिन आर्थर उठ जाता है और वो चुपचाप अपने झूले से नीचे उतरकर लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और एक बुक निकालकर कहता है, नॉलेज ही सबसे बड़ा हथियार है, मुझे कुछ भी करके इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करनी होगी। वो इस बुक को पढ़ रहा था जो कि यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में थी और उसे पता लगता है कि इस कॉन्टिनेंट में टोटल 3 किंगडम है। पहला है डॉर्फ का किंगडम डार्फ, दूसरा एल्फ्स का किंगडम एलेनॉयल,
तीसरा ह्यूमंस का किंगडम सैपियन, जिसमें वो लोग रहते हैं। फिर वो एक और बुक निकाल लेता है जो कि एक मैजिक की बुक थी और उसे ये तो समझ आ जाता है कि ये वर्ल्ड उसके प्रीवियस वर्ल्ड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो कि सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है, वो है मैजिक। मानस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। ये एक ऐसी पावर है जो कि इंसान के अंदर होती है और ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे ये लोग मैजिक को स्पेल कर सकते हैं और ये मैजिक एबिलिटी किसी 100 लोगों में से सिर्फ एक के पास होती है। माना का यूटिलाइजेशन 2 ब्रॉड कैटेगरीज में होता है, ऑगमेंटेशन एंड कॉन्जरिंग। ऑगमेंटेशन में जो माना है वो बॉडली पावर को इनहेंस करता है, जिसकी वजह से इंसान की स्पीड, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस बढ़ जाती है और ये ज्यादातर वॉरियर्स और फाइटर्स यूज करते हैं। और दूसरी तरफ कॉन्जरिंग एक हाई लेवल मैजिक है जिसमें माना को एक्सटर्नल एलिमेंट्स के साथ फ्यूज किया जाता है, जिससे फायर, वाटर, एयर और अर्थ जैसे एलिमेंट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। माना को यूज करने के लिए माना कोर की जरूरत होती है जो कि बॉडी के अंदर माना को एब्सॉर्ब करके एक सिंगल पॉइंट में गैदर करता है और उसे ही माना कोर कहते हैं। और जो इसे मास्टर करता है वो एक मेज बनता है और इसे टीनेज के बाद ही अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। अब आर्थर को सिमिलर कॉन्सेप्ट की नॉलेज है क्योंकि उसकी प्रीवियस लाइफ में भी सेम ऐसा ही फॉर्मूला था जिससे एक इंसान अपनी बॉडी को पीक परफॉर्मेंस पे लेके जा सकता है और उसे की कहा जाता है। वो सोचता है कि उसे जल्द ही इसे मास्टर करना होगा ताकि वो इस दुनिया का भी स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन सके। अब वो बैठकर ध्यान करने लगता है और उसके अंदर माना फ्रैगमेंट जुड़ने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एलिस आ जाती है और एलिस उसे अपनी गोद में उठा लेती है। वो देखती है कि आर्थर ने अपने कपड़ों में ही पोटी कर ली है। आर्थर सोचता है, अबे यार ये बॉडी इतनी टाइट है कि मुझे पता ही नहीं लगता कि कब क्या करना है। अब एलिस अपनी बुक में ये लिख रही थी, आर्थर इस दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है और वो काफी ज्यादा क्यूरियस भी है। जब उसे मौका मिलता है वो लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ने लगता है, लेकिन मैंने कभी भी उसे हंसते नहीं देखा। अब एलिस की नजर बाहर पड़ती है जहाँ पर रेनॉल्ड आर्थर को लकड़ी के सहारे स्वॉर्ड चलाना सिखा रहा होता है। वो जल्दी से बाहर आती है और वो रेनॉल्ड को गुस्सा करते हुए कहती है, तुम मेरे प्यारे आर्थर को ये क्या करना सिखा रहे हो? और रेनॉल्ड घबराते हुए कहता है, कुछ नहीं बस स्वॉर्ड। एलिस उस पे दोबारा से चिल्लाने लगती है। आर्थर सोचता है, इतने दिन इस घर में रहने के बाद मुझे ये तो पता लग गया है कि असली पावर इस घर में किसके पास है। अब आर्थर अपनी मॉम के साथ बाहर घूमने के लिए आ जाता है और ये इस बार काफी ज्यादा खुश था क्योंकि अब वो पास से मैजिक को ऑब्जर्व कर सकता है और वैल्यूएबल आइटम्स और वेपन्स को भी देख पाता है और इससे उसे काफी सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है। अब शहर से आते हुए आर्थर अपनी माँ के कंधे पर सो जाता है और वो मन ही मन ये सोच रहा होता है, ये दोनों लोग मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। ये जिंदगी चाहे जितनी भी एम्बैरेसिंग हो, लेकिन ये इतनी भी बेकार नहीं है। क्या सच में फैमिलीज ऐसी ही होती हैं? अब आर्थर अपने पास्ट को याद करने लगता है। अनाथ आश्रम के बाहर उसकी फैमिली उसे छोड़कर चली गई थी और वो वहीं पर पला बड़ा। उसे नहीं पता था कि फैमिली क्या होती है, लेकिन अब जो ये फील कर रहा है वो काफी ज्यादा अच्छा है। अब कुछ दिन बीत जाता है, आर्थर भी थोड़ा सा बड़ा हो गया था और वो अपने पापा को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा होता है जो अपनी माना पावर से एक पत्थर को उठाकर उसे काफी टुकड़ों में तोड़ देते हैं और वो पीछे मुड़ के कहते हैं, आर्थर तुम्हारे पापा अमेजिंग है ना? आर्थर अपने मन में सोचता है, इससे जल्दी मैं इस पत्थर को हाथों से उठा लेता। अब एलिस आर्थर को आकर कहती है, अपने पापा पर ध्यान दो। रेनॉल्ड अपनी माना पावर को इकट्ठा कर रहा होता है और वो एक किक से विंड टॉर्नेडो बना देता है और जमीन पे किक मारने से जमीन भी टूट जाती है। आर्थर अब समझ गया था कि उसके डैड एक ऑगमेंटर है। अब एलिस आर्थर को सुलाने के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन आर्थर लाइब्रेरी जाने की जिद करने लगता है। एलिस उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन आर्थर की जिद करने पर वो उसे लाइब्रेरी में छोड़ देती है। आर्थर अब बुक पढ़ते हुए कहता है, मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना कोर था और अब फाइनली उसे ऐसा लगता है कि वो माना कोर को डेवलप कर लेगा। अब आर्थर फोकस करके सारे माना पार्टिकल्स को गैदर करने लग जाता है और तभी अचानक वो ग्लो भी करने लगता है और कुछ ही देर बाद वो माना को अचीव कर लेता है। बाहर रेनॉल्ड और एलिस बात कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक घर में एक काफी बड़ा धमाका होता है। रेनॉल्ड एलिस को बचा लेता है। तभी इन्हें याद आता है कि आर्थर तो घर में है। ये लोग दौड़ते हुए घर में जाते हैं और जैसे ही अंदर पहुंचते हैं ये लोग चौंक जाते हैं। रेनॉल्ड चौंकते हुए कहता है, एलिस ये बात कोई भी सेंस नहीं बना रही है। हमारा बच्चा सिर्फ 3 साल का है और ये एक मेज बन गया है। हम देखते हैं कि आर्थर हवा में उड़ रहा होता है और वो कहता है, फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई। तभी छत आर्थर के ऊपर गिरने वाली होती है। आर्थर वहाँ से भागने का ट्राई करता है, लेकिन वो स्लिप करके नीचे गिर जाता है और वो सोचता है, क्या
क्या मैं इसी तरह अब मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसके मॉम और डैड आकर उसे बचा लेते हैं। आर्थर को ये समझ आ जाता है कि उसके पास ये दो लोग हैं जो कि हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेंगे। अब इसके पेरेंट्स आर्थर को सही देखकर रोने लगते हैं। आर्थर को समझ नहीं आता आखिरकार ये लोग रो क्यों रहे हैं। अब आर्थर भी रो रहा होता है और वो अपने मन में कहता है शायद यही वो चीज है जो कि मैं यहाँ की बुक से नहीं सीख पाया और न ही अपनी पास्ट लाइफ से। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे बड़ी सी काउंसिल के सामने आर्थर खड़ा होता है जो कि अपनी पास्ट लाइफ में किंग ग्रे था। एक बंदा अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ बचाने के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा गिड़गिड़ा रहा होता है और वो आर्थर से माफी मांगता है क्योंकि उसने आर्थर का मर्डर करने की कोशिश की थी। प्लीज किंग मुझे माफ कर दीजिए, ये सारा कुछ मैंने जाने अनजाने में किया, प्लीज मेरी फैमिली को जाने दीजिए। लेकिन काउंसिल ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया था इस बंदे को सजा तो देनी ही होगी। और तभी सीन काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। आर्थर आकर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और एक काफी खतरनाक वार करता है। जैसे ये बंदा अपनी नजरें ऊपर करता है वो देखता है कि आर्थर ने इसकी बीवी और बच्चे को मार डाला है। अब प्रेजेंट में आर्थर अपने फादर के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब उसके फादर उसे एक पेयर ग्लव्स देते हैं लेकिन आर्थर उन्हें रिजेक्ट करके एक सोड को चूज करता है। अब रेनल्ड अपना माना उस सोड में डालने लगता है। आर्थर ये देखकर अपना माना भी सोड में कंसंट्रेट करने लगता है। फिर ये दोनों चार्ज करते हैं। आर्थर का माना इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो रेनल्ड की वुडन सोड को तोड़ देता है। अब इसके फादर को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। अब वो घर में जाके एलिस को सारा कुछ बताता है। एलिस ये बच्चा बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है और इसको ट्रेन करने के लिए एक पावरफुल ट्रेनर की जरूरत होगी और हमें इसकी ट्रेनिंग के लिए इसे बाहर भेजना होगा ताकि ये एक पावरफुल वॉरियर या मेज बन सके। एलिस ये सुनकर उस पर भड़कने लगती है, क्या तुम पागल हो गए हो? ये सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है। क्योंकि एलिस चाहती थी कि उसके फादर ही उसको ट्रेन करे क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनका बच्चा उनसे दूर जाए। फिर इसी को लेके इन दोनों के बीच में नोक झोंक होने लगती है। आर्थर सोचता है अबे यार ये लोग कितने ज्यादा डम्ब है, चलो मैं इनको एक तीसरा ऑप्शन देता हूँ। ठीक है मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा लेकिन आप दोनों को मेरे साथ चलना होगा। और ये सुनकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। वाह हमारा बच्चा तो काफी ज्यादा समझदार हो गया है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक न्यू जगह जाएंगे जहाँ पे ये आर्थर को अच्छे से ट्रेनिंग दिलवा सके। फिर हमें एक ट्विन हॉर्स नाम की पार्टी को दिखाया जाता है जो कि आर्थर के पेरेंट्स के पुराने दोस्त होते हैं और ये लोग आर्थर को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि जब इन्होंने लास्ट टाइम आर्थर को देखा था वो एक छोटा सा बेबी था लेकिन अब वो एक 4 साल का बच्चा है और इस टाइम उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। फिर ये एक एक करके सभी से मिलता है जिसके बाद ट्रेनर कहते हैं चलो अब टाइम हो चुका है हमें निकलना होगा। जिसके बाद ये लोग कार्ट में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। आर्थर अपने मॉम के साथ बैठा होता है और वो इस ट्रिप को एंजॉय कर रहा था। वो सोचता है कि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितना ज्यादा स्लो है क्योंकि इसकी पास्ट लाइफ में सभी लोग एडवांस व्हीकल का इस्तेमाल किया करते थे जो कि काफी ज्यादा फास्ट थे। जिसके थोड़ी देर बाद ये लोग एक जगह पे रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं और वहाँ पर एक वुल्फ का झुंड उन लोगों पे अटैक कर देता है। अब ट्विन हॉर्स के मेंबर्स और रेनॉल्ड उन वुल्फ से फाइट करने लगते हैं और काफी आसानी से उनको हरा भी रहे होते हैं। इस फाइट में आर्थर नोटिस करता है एंजेलिन और डार्डेन कॉन्जरस है, मतलब कि वो लोग मैजिक स्पेल कास्ट करते हैं और बाकी 3 मेंबर्स ऑगमेंटर्स हैं जो कि अपनी बॉडी को माना से इनहेंस करते हैं। अब रात में सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। एलिस ये नोटिस करती है कि रेनॉल्ड के हाथ पे चोट लगी हुई है तो वो उसे हील करने के लिए उसके पास जाने लगती है। तभी हेलन कहती है रुक जाओ एलिस। और ट्विन हॉर्स के सभी मेंबर्स एक्टिव हो जाते हैं और वो अपने आसपास चेक करते हैं और जब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर कोई नहीं है तो वो एलिस को अब हील करने के लिए कहते हैं। अब आर्थर को यह भी पता लगता है कि इसकी मॉम एक एमेटर है जो कि एक रियल टाइप का मेज होता है जो कि हीलिंग मैजिक यूज करते हैं। एमेटर इतने ज्यादा रेयर होते हैं कि लोग सबसे पहले उन पर ही हमला करते हैं, इसलिए दुनिया से दूर एरिस और रेनल्ड एक छोटे से गांव में रहते हैं। अब एडम रेनल्ड से पूछता है अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आर्थर के साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अगले ही सीन में फाइट सेटअप रेडी होता है। एडम अपने वेपन में माना डाल के उसे तैयार करता है और आर्थर भी अपनी वुडन स्वॉर्ड में अपना माना डाल के तैयार हो जाता है और उसका माना उसके पैरों तक स्प्रेड हो जाता है जिससे वो और भी ज्यादा तेज बन जाता है। अब वो एकदम से एडम के पीछे आ जाता है और जैसे ही इन दोनों का कांटेक्ट होता है आर्थर की लाइट वेट बॉडी हवा में उड़ जाती है। तभी एंजल अपने स्पेल को कास्ट करके आर्थर को बचा लेती है। अब ट्विन हॉर्स के मेंबर्स एडम को डांटने लगते हैं, क्या तुम पागल हो? वो एक छोटा सा बच्चा है और तुम उसके अगेंस्ट इतने ज्यादा एग्रेसिव कैसे हो सकते हो? तभी एडम कहता है वो एक बच्चा नहीं बल्कि एक बीस्ट है। अब जैस्मिन आर्थर के पास आकर उसे झुककर कहती है ये तुमने कैसे किया? क्या तुम मुझे ये सिखा सकते हो? आर्थर कहता है अभी तो मुझे ये खुद नहीं पता,
अब ऐसे ही इनकी जर्नी कंटिन्यू होती है। रास्ता काफी ज्यादा लंबा था, तो आर्थर अपने पेरेंट्स और बाकी सभी लोगों के साथ ऐसी ही प्रैक्टिस करता रहता है। वो हेलन से बो और एरो की स्किल सीखता है और साथ ही वो जैस्मिन को फास्ट रनिंग की टेक्निक भी सिखा देता है। और जैस्मिन इसके लिए आर्थर की काफी ज्यादा ग्रेटफुल होती है और वो उसके बर्थडे पर एक छोटा सा डैगर गिफ्ट करती है। ये देखकर ट्विन हॉर्स के मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जैस्मिन जो कि इतनी इंट्रोवर्ट है वो आर्थर के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है और आर्थर को भी ये सारा कुछ अच्छा लग रहा होता है। अब ये रास्ते में आगे जा रहे थे, तभी इनके ऊपर तीर बरसने स्टार्ट हो जाते हैं। पता लगता है कि एक बैंड ने इनके ऊपर अटैक कर दिया है। ट्विन हॉर्स के मेंबर्स और रेनॉल्ड अब फाइट मोड में आ जाते हैं, लेकिन दुश्मन नंबरों में इतने ज्यादा थे कि वो लोग इनको घेर लेते हैं। सारे हीरो पूरी पावर लगा रहे थे, लेकिन हमें पता लगता है कि ये बैंडेज सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। अब रेनॉल्ड्स पे एक काफी खतरनाक अटैक होता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है और ये अटैक बैंडेज के चीफ ने किया होता है। अब आर्थर और एलिस कार्ड से बाहर निकलते हैं। एलिस अपने हस्बैंड की ये हालत देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। रेनॉल्ड उसे कहता है, एलिस अपनी पावर को इनके सामने शो मत करना। अब रेनॉल्ड आर्थर से कहता है, जाओ अपनी मॉम को बचाकर यहाँ से ले जाओ। लेकिन आर्थर कहता है, मेरे अंदर भी पावर है और मैं इनसे फाइट करूंगा। लेकिन उसके डैड कहता है, तो इसी पावर का यूज करके अपनी मॉम को बचाओ, क्योंकि तुम्हारी मॉम के पेट में एक छोटा सा बेबी है और तुम्हें उसे बचाना होगा। ये सुनकर आर्थर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके डैड कहते हैं, अब तुम एक बड़े भाई बनने वाले हो, तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ रही है। अब तुम्हें दो लाइफ को एक साथ बचाना होगा। जिसके बाद वो अपनी मॉम को लेकर यहाँ से भागने लगता है और उसके डैड अब यहाँ पे चीफ पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन चीफ को इससे कोई भी असर नहीं पड़ता। आर्थर और एलिस को रोकने के लिए और बंदे आ जाते हैं, लेकिन ट्विन हॉर्स के मेंबर्स उनकी मदद कर रहे थे। अब आर्थर भागते हुए ये सोच रहा होता है, उसने पास्ट लाइफ में कितने लोगों की जान ली है, लेकिन अब वो अपनी मॉम और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहा है। तभी ऊपर से एक बंदा उन्हें देख रहा होता है और उनके ऊपर मैजिक स्पेल कास्ट करता है। आर्थर ये चीज देख लेता है और अपनी मॉम को साइड धकेल देता है और ये अटैक आकर आर्थर को लग जाता है, जिससे वो उड़कर नीचे गिरने लगता है। लेकिन वो नीचे गिरते हुए ये कह रहा होता है, अगर मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ तो मैं तुझे भी जीने नहीं दूंगा। वो जैस्मिन के दिए हुए डैगर को निकाल के उसकी तरफ फेंकता है। डैगर के साथ जो स्ट्रिंग लगी होती है वो उस बंदे के पैर में फंस जाती है और वो बंदा भी अब नीचे गिरने लगता है। अब एंजल और डर्टन उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो आर्थर तक नहीं पहुंच पाते। एलिस आर्थर के लिए काफी ज्यादा चिल्ला रही थी और आर्थर के लिए भी ये काफी ज्यादा बैड मोमेंट था। वो पहली बार अपनी फैमिली को ऐसे देख रहा है। आर्थर गिरते हुए ये सोच रहा होता है, काश वो एक बार बड़ा भाई बन पाता, ताकि वो आने वाले अपने भाई या बहन को एक बार देख पाता। अगले सीन में आर्थर एक घने जंगल में गिरा हुआ होता है। जब वो आंखें खोलता है तो वो सोचता है, आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। अब जमीन कांपने लगती है। तभी उसके सामने एक जायंट बीस्ट आ जाता है। गुड मॉर्निंग आर्थर, मुझे लगता है अब तुम उठ चुके हो। आर्थर उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक गया था। आखिरकार ये कौन है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और ये बात कैसे कर पा रहा है। और ये काफी ज्यादा डरा हुआ था और अचानक से ही उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर एक उंगली से ही इसको पीछे कर देता है। अब ये मॉन्स्टर कहता है, आर्थर अभी तुम्हें और भी आगे बढ़ना है और डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ पे हर्ट करने के लिए नहीं आई हूँ। ये सुनकर आर्थर और भी ज्यादा शॉक था। अब वो मॉन्स्टर आगे बढ़ के कुछ फल तोड़ता है और आर्थर को खाने के लिए कहता है, लेकिन आर्थर को कुछ भी समझ नहीं आता और वो इमोशनल होकर रोने लगता है। अब ये मॉन्स्टर कहती है, देखो खाना तो तुम्हें खाना होगा, वरना मैं तुम्हारे कोई भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। ये सुनकर आर्थर वो फल खाने लगता है। अब आर्थर का पहला सवाल ये होता है, मेरे पेरेंट्स कहाँ पर है, क्या वो ठीक है, क्या वो जिंदा है। मॉन्स्टर कहती है, देखो मैं यहाँ से ज्यादा दूर मूव नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं तुम्हें इतना कंफर्म कर सकती हूँ कि वो लोग अब सेफ है और वो लोग अब वहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। ये सुनकर आर्थर और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखें भी अब भर आती हैं और वो ये जान के खुश था कि उसका परिवार सेफ है। अब वो मॉन्स्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है, मेरा नाम सिल्विया है। फिर हमें अचानक से एक अलग सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है और वो कुछ सिगरेट्स के बारे में बात कर रहे थे। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है सिल्विया आर्थर का काफी ज्यादा ध्यान रखती है और ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं। आर्थर भी अब पहले से ठीक हो चुका है और उसकी सारी चोटें भी अब हील हो चुकी हैं। अब वो सिल्विया से उसके पेरेंट्स के पास जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। सिल्विया उसे बताती है वो लोग अभी एल्सियर फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट्स में हैं और बाहर की सिचुएशन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। अब सिल्विया उसे बताती है कि वो एक डायमेंशनल ड्रिफ्ट क्रिएट करेगी, लेकिन इस प्रोसेस में उसे काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और इसी के बीच आर्थर एक स्टिक उठाता है और अलग अलग फाइटिंग स्टाइल की प्रैक्टिस करने लगता है। ये देखकर सिल्विया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो कहती है कि एक
बच्चे के लिए अपनी बॉडी का ऐसे मूव करना काफी ज्यादा अच्छा है। इससे तुम्हारी बॉडी और भी ज्यादा बेटर होगी। और जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है आर्थर का सिल्विया को लेकर परसेप्शन अब चेंज होने लगता है। पहले वो इससे डरा करता था, लेकिन अब इन दोनों के बीच में काफी अच्छी रिलेशनशिप है और वो ये भी सोचता है कि सिल्विया ने आज तक उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताया और शायद वो अंदर ही अंदर किसी चीज से सफर कर रही है। और ऐसे ही दोनों का बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक दिन आर्थर मेडिटेशन के लिए बैठता है और अपने मानाकोर को एक्टिवेट कर लेता है। ये देख सिल्विया उसे कहती है, तुम्हारे इस एज में मानाकोर एक्टिवेटेड है, मुझे लगता है कि अब तुम इसके लिए तैयार हो। अब सिल्विया एक मैजिकल स्पेल कास्ट करती है और अपने माना को कलेक्ट करने लगती है। ये देखकर आर्थर शॉक हो जाता है। सिल्विया कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ? मैं अपने माना को कलेक्ट कर रही हूँ। ह्यूमंस के लिए ये चीज काफी रेयर है, लेकिन हम लोग जो कि ह्यूमंस नहीं है, हमारे लिए ये चीज काफी नॉर्मल है, स्पेशली उन मॉन्स्टर्स के लिए जिन्हें माना बीस्ट कहा जाता है। तो क्या तुम्हें ये एबिलिटी चाहिए? और ये सुनकर आर्थर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। हाँ, मुझे ये एबिलिटी चाहिए, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। लेकिन सिल्विया कहती है, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मान लो अगर तुम पावरफुल हो गए तो तुम फिर क्या करोगे? अब आर्थर अपने साथ हुई चीजों को याद करने लगता है और कहता है, जो भी मेरे मनपसंद लोगों को चोट पहुंचाएगा मैं उनको खत्म कर दूंगा। लेकिन सिल्विया अब आर्थर को नीचे गिरा देती है और उससे कहती है, मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ, लेकिन जेंटली मैं तुमसे प्यार भी कर सकती हूँ। तो तुम दोनों में से अब क्या सिलेक्ट करोगे? आर्थर कहता है, सेकंड ऑप्शन। सिल्विया कहती है, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। तुम इस दुनिया में नफरत, गुस्सा, ये सारी कुछ चीजें भर भर के मिलेंगी, लेकिन अगर तुम इस लाइफ को पीसफुली जीना है तो तुम्हें इन सारी इमोशन को साइड रखना होगा। ये सुनकर आर्थर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उससे ऐसा लगता है कि शायद सिल्विया को उसकी पास्ट लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत पता है। अब सिल्विया फिर से उससे पूछती है, तो बताओ अगर तुम्हें ये सारी पावर मिल जाए तो तुम क्या करोगे? और इस बार आर्थर कहता है, मैं अपने चाहने वालों की रक्षा करूंगा। और सिल्विया खुश होकर कहती है, ये हुई ना बात, अब तुम बिल्कुल रेडी हो। फिर दूसरी तरफ एक और माना बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन को मार देता है और ये कह रहा था, तुम मुझसे नहीं बच सकती सिल्विया, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। फिर हमें आर्थर का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर किंग ग्रे अपने एक रूम में घुसता है और वो अपनी एक इमेज को देखकर कहता है, सच में इस वर्ल्ड में किंग की कोई भी वैल्यू नहीं है, सारी पावर सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में है, मैं तो बस एक टूल हूँ डिस्ट्रक्शन के लिए। वहीं एक दूसरा आदमी ये कहता है, नहीं किंग ग्रे, आप ऐसा मत कहिए, आपने हमारे देश के लिए काफी कुछ किया है और काफी सारी वॉर्स को भी जीता है। जिसके बाद किंग ग्रे वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें उसका टूटा हुआ क्राउन दिखाया जाता है। अब प्रेजेंट में आर्थर मैजिक कास्ट करके माना को कलेक्ट करने लगता है और इसी बीच वो अपनी पास्ट लाइफ को भी याद करने लगता है जहाँ पर वो अपनी की को एक एरिया में फोकस किया करता था। और अब आर्थर इस लाइफ में भी मैजिकल एबिलिटी को अनलॉक कर लेता है और उसकी बॉडी में माना का फ्लो चलने लगता है और वो काफी ज्यादा खुश था। अब वो सिल्विया के पास जाता है और सिल्विया उसे एक पत्थर के नीचे दबा देती है और उससे कहती है, तुम कोई भी नॉइस मत करना। अब वो दूसरा माना बीस्ट वहाँ पर पहुँच चुका था और वो कहता है, सिल्विया अब टाइम आ चुका है, खून की खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई। सिल्विया शौक हो जाती है और वो शोर करती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अगले ही पल वो माना बीस्ट सिल्विया पे अटैक कर देता है। इससे सिल्विया को चोट तो लगती है, लेकिन अब वो दूसरे बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब ये देखकर दूसरा वाला माना बीस्ट ये कहता है, क्या तुम पागल हो? इस ट्रांसफॉर्म से तो तुम्हारी मौत पक्की है। सिल्विया कहती है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी खुशी से जी ली है। अब वो उस बीस्ट पे अटैक करती है जिससे वो पीछे चला जाता है। अब वो माना बीस्ट दोबारा से उस पर अटैक करता है और एकदम से गायब हो जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से सामने आकर एक काफी खतरनाक अटैक करता है। सिल्विया एकदम से टाइम को फ्रीज कर देती है। आर्थर, अब तुम बाहर जा सकते हो। आर्थर काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो बाहर आकर कहता है, सिल्विया क्या असल में तुम एक ड्रैगन हो? और वो कहती है, हाँ लोग मुझे यही कहते हैं और अब टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हारे लिए एक पोर्टल बना दूं। और अब वो एक पोर्टल बना देती है। वो कहती है, शायद ये एक रिमोट एरिया में लैंड करेगा, लेकिन मैंने तुम्हें सारी सर्वाइवल स्किल्स सिखा दी हैं, तो इससे तुम इजीली घर पहुंच जाओगे। और हाँ, याद है ना कि तुम इस पावर से क्या करोगे? आर्थर इमोशनल होकर कहता है, हाँ मुझे याद है, मैं मुझसे प्यार करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। अब सिल्विया कहती है, मैं जाने से पहले तुम्हें दो चीज देना चाहती हूँ।
वो एक क्रिस्टल को कास्ट करती है और उसके अराउंड एक फेदर आता है और वो कहती है कि इस क्रिस्टल को फेदर में रैप करके रखो और उसे चेरिश करना। अब सिल्विया आर्थर के पास आती है और आर्थर की बॉडी पे वही मार्क बन जाते हैं जो कि सिल्विया की बॉडी पे थे और वो कहती है कि वक्त आने पर तुम्हें सारा कुछ समझ आ जाएगा और अब टाइम आ चुका है गुड बाय कहने का। वैसे मैं तुम्हें पहले दिन ही घर भेज सकती थी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगा और मैं तुम्हारे साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अब आर्थर इमोशनल होकर कहता है, क्या मैं अपनी पावर से तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? वो कहती है, दरअसल ये एक नेचुरल प्रोसेस है तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहती है, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है। आर्थर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम मेरे लिए मेरी फैमिली हो। सिल्विया कहती है, लेकिन पहले ही तुम्हारी एक मॉम है। आर्थर कहता है, तो तुम मेरी ग्रैंड माँ हो। सिल्विया ये सुनकर और ज्यादा शॉक हो जाती है। वो उससे कहती है, क्या तुम ये चीज दोबारा कह सकते हो? तुम मेरी ग्रैंड माँ हो। अब सिल्विया और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है, चलो आर्थर, अब टाइम आ चुका है। आर्थर क्रिस्टल को फेदर में रैप करता है और वो पोर्टल में चला जाता है। वो पीछे मुड़कर सिल्विया को अपने साथ लाना चाहता था, लेकिन वो पूरी तरीके से पोर्टल में मर्ज हो जाता है। अब टाइम रिज्यूम होता है और वो अटैक आकर सिल्विया को लगता है, जिससे सिल्विया अब घायल होकर नीचे गिर जाती है। अब वो माना बीस्ट सिल्विया के पास आ रहा था। सिल्विया अपनी पूरी एनर्जी से उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। आर्थर के मन में सिल्विया की बातें चल रही थी, तभी उसे सिल्विया की आवाज आती है, आर्थर, इस दुनिया में काफी ज्यादा गुस्सा और नफरत है, तो प्लीज अपनी स्माइल से इस वर्ल्ड को बदल दो। मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, एक दिन में नहीं पर धीरे धीरे जरूर, और यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मुझे पता है कि तुम पिछले जन्म में एक काफी खतरनाक किंग थे, लेकिन इस जन्म तुम बिल्कुल अलग हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल को लोगों की बददुआओं से नहीं, उनकी ब्लेसिंग से भरो। अब आर्थर को ये सुनकर समझ नहीं आता कि सिल्विया को उसकी पास्ट लाइफ के बारे में कैसे पता है, लेकिन जैसे वो आंखें खोलता है वो एक जंगल में होता है। तभी पीछे से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अब वो एकदम से जंप करके एक पेड़ पर पहुंच जाता है और वो इस साउंड को फॉलो करते हुआ वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ से ये आवाज आ रही थी। वो देखता है कि यहाँ पे कुछ लुटेरों ने एक लड़की को पकड़ रखा है और ये बच्ची एक एल्फ थी। ये लोग प्लान कर रहे थे इस बच्ची को बेच के मोटा पैसे कमाने का। आर्थर को ये देखकर अब अपनी फैमिली की याद आने लगती है कि उनकी फैमिली पर भी लुटेरों ने हमला किया था और सिल्विया ने भी शायद इसीलिए उसको ये पावर दी है ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके। अब ये लुटेरे उस लड़की को एक काट में डाल के आगे निकल जाते हैं और आर्थर उनका पीछा कर रहा था, जिसके बाद वो लोग जाकर एक जगह पर रेस्ट करने लगते हैं। अब शाम हो चुकी थी। आर्थर समझ गया था कि उसे कुछ न कुछ करना होगा, वरना ये लोग उस लड़की को हर्ट कर सकते हैं। लेकिन आर्थर एक परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहा था। अब ऑलमोस्ट रात भी हो चुकी थी। अब आर्थर उनके वुल्फ के सामने कुछ पत्थर फेंक के मारता है, जिससे वो काफी तेजी से चिल्लाने लगते हैं। अब इनकी गैंग में से एक बंदा परेशान होकर उनको चुप कराने के लिए आ जाता है। क्या तुम लोगों से चुप नहीं हुआ जाता? आर्थर इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। वो अपने मनो को हाथ में कलेक्ट करके इस बंदे पे एकदम से अटैक कर देता है और उसका गेम यहीं पर खत्म होता है। और अब उसे ढूंढने के लिए उसका दूसरा साथी भी यहाँ पर पहुँच जाता है। आर्थर अपने चाकू से इस बंदे की भी गेम बजा देता है। तभी वहाँ पर तीसरा बंदा भी आ जाता है। अब आर्थर अपने चाकू से उसके पैर पर एक कट लगा देता है, जिससे ये बंदा काफी तेजी से चिल्लाता है और चौथे बंदे को पता लग जाता है कि जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। बच के रहना, ये बच्चा एक मेज है। अब वो चौथा बंदा यहाँ पर आ गया था। क्या दिन आ गए हैं, क्या अब मुझे बच्चों से फाइट करनी होगी? वैसे तुम एक मेज हो तो तुम इस लड़की के दाम से भी ज्यादा दाम में बिक सकते हो, तो अब मुझे तुम्हें पकड़ना ही होगा। और ये चौथा बंदा भी एक मैजिशियन था जो कि अपने स्पेल को कास्ट करके आर्थर पे अटैक कर देता है, लेकिन आर्थर इससे आसानी से बच जाता है। अब वो अपना चाकू लेकर इस बंदे पे अटैक करता है, लेकिन ये बंदा उसके अटैक को डॉज कर लेता है। आर्थर उसके स्ट्रिंग वाला चाकू भी फेंक के मारता है, लेकिन वो बंदा इसको पकड़ लेता है और आर्थर क्या कर एक जोरदार किक मारता है। अब ये बंदा आर्थर को पकड़ के उसे उल्टा लटका देता है। अब वक्त आ चुका है बच्चे, लेकिन आर्थर अपने मैजिक की मदद से इसकी पूरी बॉडी को जला देता है और अगले ही पल वो अपने चाकू से इस बंदे पे अटैक करता है, जो कि उसके सर में जाके लगता है और उसका गेम यहीं पर खत्म हो जाता है। और ऐसे ही आर्थर इनके सभी बंदों को खत्म कर देता है। अब इसी बीच वो लड़की जाग चुकी थी। आर्थर जाकर उस बच्ची को भी रेस्क्यू कर लेता है। वो लड़की पहले तो काफी डर जाती है, लेकिन आर्थर उसे बताता है, तुम अब सेफ हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वो लड़की कहती है, तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी और वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने मुझे किडनैप किया था? आर्थर बताता है कि उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए। आर्थर कहता है,
चलो ठीक है, ये लो तुम्हारा बैग और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये सुनकर वो लड़की काफी शॉक हो जाती है। आखिरकार तुम मुझे ऐसा अकेले कैसे छोड़ सकते हो? अभी तो काफी रात भी है। इस लड़की को काफी डर भी लग रहा था, लेकिन वो आर्थर को बताने में काफी ज्यादा हिचकिचा रही थी। आर्थर कहता है, वैसे एल्फ तो जंगल में काफी सेफ होते हैं। ये लड़की कहती है, वो सब मुझे नहीं पता, मैं तो जंगल में बस बग्स ढूंढ रही थी और उनके पीछे भागते भागते तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब खो गई। और थोड़ी देर सोचने के बाद आर्थर ये कहता है, चलो मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए, चलो तो मेरे साथ चलो। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जाने से पहले वो उन वुल्फ की तरफ देख रही होती है। वो कहती है, हमें इनको भी फ्री कर देना चाहिए। आर्थर कहता है, वैसे हम इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या पता हम इनको फ्री करें और ये हम पे अटैक कर दें। लेकिन वो लड़की नहीं सुनती और खुद जाकर उनको फ्री करने लगती है और ये वुल्फ फ्री होते ही जंगल की तरफ भाग जाते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और फाइनली ये क्लिफ के कॉर्नर पे जाके बैठते हैं, जहाँ पे आर्थर अब खाना बना रहा होता है। अब आर्थर कहता है, वैसे इन सभी चीजों के बीच में मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बताती है कि मेरा नाम टेसा है, जिसके बाद आर्थर भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो उसे खाना भी ऑफर करता है। उससे कहता है, अगर तुम्हें नहीं भी खाना तो भी तुम्हें इस खाने को खाना होगा, क्योंकि अभी हमें काफी डिस्टेंस कवर करना है, इसके लिए तुम्हारी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए। और उसे सिल्विया की बात भी याद आने लगती है कि सिल्विया भी उससे बिल्कुल यही कहा करती थी और वो अपनी फैमिली के मोमेंट्स को भी याद करता है कि कैसे उसकी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खाया करती थी। अब टेसा पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आर्थर बताता है, वैसे मैं भी अपनी फैमिली से अलग हो चुका हूँ। और टेसा कहती है, अच्छा तो तुम अपनी फैमिली से गुम हो गए हो? क्योंकि टेसा एक छोटी सी बच्ची थी तो वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रही थी। अब आर्थर टेसा से एलनोर के बारे में पूछता है, जो कि बेसिकली एल्फ लैंड है। टेसा बताती है कि वो जगह बहुत ज्यादा सुंदर है और तुम्हें वहाँ पर काफी ज्यादा मजा आएगा। अब ये लोग चलते ही जा रहे थे, लेकिन अभी तक एलेना का कुछ भी नहीं पता था। अब ये अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। टेसा बताती है कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब मेरा माना कोर एक्टिवेट होगा, क्योंकि उसके बाद मैं अपने टीचर के पास चली जाऊंगी और वहीं पर ट्रेनिंग करूंगी। अब आर्थर कहता है, क्या तुम लोगों की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है? वो पूछती है, आखिरकार ये है क्या? आर्थर कहता है, ठीक है कोई बात नहीं। अब ये फिर से आगे चलने लगते हैं, लेकिन ये नोटिस करते हैं कि कोई इनका पीछा कर रहा है और ये और कोई नहीं वही वुल्फ होता है जिसका इन्होंने रेस्क्यू किया था। अब ये लोग एक जगह रुककर एक टेंट लगा लेते हैं। आर्थर टेसा से कहता है, तुम जाकर अंदर सो जाओ और मैं कुछ देर बाहर गार्ड करूंगा। और आर्थर को ये पहले ही पता था कि वो वुल्फ आसपास हो सकता है और वो रिग्रेट करता है कि इसने उसे पहले क्यों नहीं मार दिया। अब टेसा टेंट से बाहर निकल के कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें टेंट के अंदर आ जाना चाहिए, वरना तुम्हें देखकर बीस्ट अट्रैक्ट हो सकते हैं। आर्थर समझ जाता है कि टेसा टेंट के अंदर अकेली डर रही है। वो पूछता है, क्या तुम्हें भूतों से डर लग रहा है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रही हूँ, तुम अंदर आ सकते हो। और हाँ, मेरे से दूर रहना, मैंने सुना है कि तुम्हारी तरफ के लोग काफी ज्यादा तेज होते हैं। वो कहता है, अबे यार ये तुम्हें किसने बताया? ऐसा तो कुछ नहीं है। और हाँ, तेज बंदे तो कहीं भी हो सकते हैं, चाहे वो तुम्हारा किंगडम क्यों ना हो। ऐसा ये सुनते सुनते आराम से सो जाती है। आर्थर अब समझ गया था कि एक छोटी बहन होना कैसा लगता है और वो भी यहाँ पर सो जाता है। और अगली सुबह ये फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अब धीरे धीरे आर्थर और टेसा के बीच का बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। आर्थर को किसी भी तरह अपने घर वापस जाना था और अपने पेरेंट्स से जाके मिलना था। तभी अचानक आर्थर का मानाकोर एकदम से हर्ट होने लगता है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। ये देखकर टेसा जंगल में मेडिकल हब लेने के लिए चली जाती है। आर्थर एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा था और उसका जो दर्द था बार बार बीच में बढ़ रहा था और तभी उसके सामने वो वुल्फ आ जाता है, जिसे देखकर आर्थर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन ये वुल्फ एक छोटा सा शिकार किया हुआ एनिमल लेके आया होता है, जो कि उनके सामने रखकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर टेसा काफी खुश होती है। वो सोचती है कि इनकी जान बचाने के बदले इन्होंने हमें रिवॉर्ड दिया है। अब रात में आराम से बैठकर उस मीट को खा रहे होते हैं। अब टेसा उसे खाने के लिए एक मशरूम देती है, जो कि इनके विलेज में काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन ये खाते ही आर्थर का पेट जवाब दे देता है, जिसके बाद ये दोबारा से अब टेंट में चले जाते हैं। अब टेसा कुछ कह रही थी, लेकिन आर्थर काफी ज्यादा थका हुआ था, तो वो आराम से जाके सो जाता है। अब अगले दिन फिर से ये अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। आर्थर को ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा करीब है और टेसा भी ये कंफर्म करती है, लेकिन वो कहती है, आर्थर अब तुम मेरे दोस्त बन चुके हो, तो क्या अब मैं तुम्हें आर्ट नाम से पुकार सकती हूँ? आर्थर कहता है, हाँ जो बुलाना है बुलाओ, बस मेरा दिमाग मत खाना। अब टेसा आगे जाती है और वो कहती है, आर्थर मैंने कुछ देखा। और वो भी कहता है, हाँ मैं भी कब से कुछ न कुछ देख रहा हूँ, ये पेड़ पंछी पौधे पाइप पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब वो सामने देखता है तो
तो एकदम से शॉक रह जाता है क्योंकि उसके सामने पेड़ के नीचे एक पोर्टल खुला हुआ होता है। ये देखकर टेसा एकदम से कहती है, आर्ट चलो आ जाओ, और अगले ही पल ये टेलीपोर्ट होकर एनालॉयड लैंड में पहुंच जाते हैं। एल्फ का लैंड जो कि भले ही एक जंगल में था लेकिन वो काफी ज्यादा मॉडर्न और एडवांस था। जैसे आर्थर को होश आता है उसके सामने काफी सारे सोल्जर्स खड़े होते हैं जो कि अगले ही मोमेंट उसको पकड़ लेते हैं। आर्थर टेसा को हेल्प के लिए बुलाता है लेकिन टेसा यहाँ पर चुपचाप खड़ी थी। उन सोल्जर्स का कमांडर उन्हें ऑर्डर देता है कि इसको यहीं पर मार दे, लेकिन टैशिया अभी भी कुछ नहीं कह रही थी और वो पछताने लगता है कि उसने आखिरकार इस पे भरोसा कैसे कर लिया, क्योंकि उसने अपनी पिछली लाइफ में भी काफी ज्यादा धोखे खाए हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाले होते हैं टैशिया तभी उन सोल्जर्स के सामने आ जाती है। इसने कुछ भी नहीं किया, इसने तो सिर्फ मेरी जान बचाई है। और सोल्जर्स का लीडर ये कहता है, लगता है इसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और टैशिया के ग्रैंडफादर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस लड़के ने हमारी प्रिंसेस को बचाया है और तुम लोग इसे ही मारना चाहते हो। तभी आर्थर को सदमा लगता है क्योंकि ये एक नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि इस किंगडम की प्रिंसेस है, जो कि उसने आर्थर को बताना जरूरी नहीं समझा। जिसके बाद टैशिया के पेरेंट्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसकी मॉम पहले तो उसे गले लगाती है, लेकिन इसका बाप थोड़ा सा सनकी है जो कि आर्थर को मारने का ऑर्डर दे देता है। मार दो इस लड़के को, इस लड़के ने मेरी लड़की के साथ छेड़छाड़ की। लेकिन टैशिया के दादाजी यहाँ पर ये कहते हैं, क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों में है, तुम्हें समझ नहीं आता। इसने टैशिया की मदद की, इसने उसे बचाया है। और टैशिया भी यहाँ पर ये क्लियर करती है। इसके बाद उसके डैड कुछ कह पाते तभी टैशिया आर्थर का हाथ पकड़ के कासल की तरफ ले जाने लगती है और उसे बहुत सारे स्नैक्स का लालच देती है। उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन टैशिया उन्हें ही सुना देती है। विलेज से होते हुए अब ये कासल की तरफ जाने लगता है और सभी लोग रास्ते में ये काफी अजीब तरीके से देख रहे थे क्योंकि वो प्रिंसेस के साथ था, तो इसलिए कोई भी इसको कुछ नहीं कहता। अब रास्ते में आर्थर ये सोच रहा होता है आखिरकार वो रिएक्शन था क्या, और उसकी छाती में फिर से दर्द होने लगता है। अब कासल में पहुंचने के बाद आर्थर को काफी सारी मेड्स दिखती हैं और वो आर्थर को देखकर काफी ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन टैशिया उन्हें बताती है कि आर्थर काफी अच्छा इंसान है और इन सभी को उसकी काफी अच्छी खातिरदारी करनी होगी। आर्थर हमें क्या करना चाहिए, पहले हम खेलें या फिर खाना खाएं? लेकिन भाई आर्थर में तो दिमाग था, वो कहता है पहले हमें तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। अब उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन टैशिया ने ऐसा खाना मंगाया होता है, वो रॉयल मीटिंग कम और बच्चों की किटी पार्टी ज्यादा लग रही थी। अब इसके बाद उसके पेरेंट्स और दादाजी आर्थर को अपने इंट्रोडक्शन देते हैं और आर्थर भी अब तहजीब से अपने पैरों पर आकर उन्हें ग्रीटिंग देता है और वो उन्हें बता देता है कि कुछ डाकुओं के हमलों की वजह से वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया है, और वो उन्हें ये भी बताता है कि कैसे कुछ डाकू टैशिया को किडनैप करके एक स्लेव की तरह बेचने वाले थे और आगे क्या क्या हुआ वो सारा कुछ। ये सुनकर किंग इंसानों को गाली देने लगता है, लेकिन आर्थर उन्हें समझाता है स्लेव ट्रेजर उनका प्रोफेशन है और वो सिर्फ एल्फ्स को नहीं इंसानों तक को नहीं छोड़ते। उसके दादाजी कहते हैं तुम तो एक बच्ची हो ना, तो तुमने टैशिया को कैसे बचाया? मैं भले ही एक बच्चा दिखता हूँ लेकिन साथ में मैं एक मेज भी हूँ। मैंने उन लोगों से फाइट की और मैंने उनको हरा दिया। ये सुनकर अब गार्ड्स को उसमें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। हाँ और लंबी लंबी फेक हम तो सुन रहे हैं। और टैशिया के दादाजी उन गार्ड्स को कहते हैं अगर तुम्हारा हाल फिर से उन तलवारों पे गया तो तुम सड़क पे नंगे घूमोगे। अब आर्थर उनसे अपने विलेज वापस जाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन किंग काफी ज्यादा भड़क जाता है। आखिरकार हम एक इंसान की मदद क्यों करें? आर्थर उससे कहता है क्या कह रहा है, मदद नहीं करेगा? अबे ओ दिमाग ना खराब करियो मेरा, एक तो तेरी लड़की को बचा के लाया हूँ, ऊपर से मेरे पे ही चोड़ा हो रहा है। बेटा इसको छोड़ आऊंगा वापस वहीं पर, बचा लियो खुद। अब टैशिया अपने डैड को घूर के देखती है और वो मान जाता है, लेकिन उनका जो पोर्टल है वो सिर्फ 7 साल में एक ही बार यूज होता है क्योंकि उन्होंने 2 साल पहले ही उसे यूज कर लिया है, तो 5 साल बाद ही वो उसे दोबारा यूज कर पाएंगे। क्योंकि किंग अब उसकी सिचुएशन को समझ जाता है, तो वो कहता है कि मैं अपने कुछ सोल्जर्स को तुम्हें छोड़ने के लिए भेजूंगा। जिसके बाद वो नहा रहा था तो उसकी छाती में फिर से दर्द होने लगता है, तो वो ताजा हवा खाने के लिए अब बाहर आ जाता है और जब वो ऊपर देखता है तो टैशिया अपने पेरेंट्स के साथ होती है। अब वो सोचता है जब वो अपने पेरेंट्स से दोबारा मिलेगा तो उसके पेरेंट्स उसे कैसे ट्रीट करेंगे। अब टैशिया जैसे आर्थर को नीचे देखती है वो दौड़ते हुए उसके पास आती है और उसके पूछने पर आर्थर ये बताता है उसे नहीं पता कि जब उसके पेरेंट्स उसे देखेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, क्या वो उसे दोबारा देखकर खुश होंगे। तभी टैशिया उसके गाल को पकड़ के कहती है सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को देखकर खुशी होते हैं लल्लू राम। तभी वहाँ पर कुछ चमकने वाली चीजें आ जाती हैं जो कि एक तरह के फ्लावर्स है और ये टैशिया को काफी ज्यादा पसंद है। तभी टैशिया पर एकदम से हमला होता है जिसे आर्थर एकदम से ब्लॉक कर लेता है और ये हमला उसके दादाजी ने किया होता है। आप अपनी ही पोती पर अटैक क्यों कर रहे हो? तुम इसे अटैक कहते हो,
भला इससे कौन मरेगा। आर्थर अपने हाथ को देखता है तो ये वही फ्लावर्स होते हैं। उसके दादाजी कहते हैं तुम्हारा डिफेंस काफी ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब तो यही है उन ट्रेडर्स को तुमने ही मारा है। और वो टेशिया को साइड में कर देता है और अपने मैजिक से एक स्वॉर्ड बनाकर आर्थर को देता है क्योंकि वो उसके साथ स्पार्क करना चाहता है। जिसके बाद ये दोनों आपस में फाइट स्टार्ट कर देते हैं और काफी देर तक फाइट करते हैं। जैसे आर्थर को एक ओपनिंग मिलती है वो उन पे अटैक कर देता है, लेकिन वेरियन उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से ही तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से टूटा हुआ एक टुकड़ा टेशिया की तरफ जाने लगता है। तो आर्थर बची हुई तलवार को उसकी तरफ फेंकता है और उसे बचा लेता है। और अब ये अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वेरन पे अटैक करने लगता है। वेरन भी अपनी माना को इकट्ठा करके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन आर्थर इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। वेरन जैसे उसे पीछे धक्का देता है तो आर्थर दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए जाता है और फाइनली वो उसके माथे पर एक हिट लैंड करता है और वो बुढ़ऊ कहता है तुमने असल में मेरे ऊपर एक हिट लैंड कर दिया। तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो। तो चलो आ जाओ एक और मैच करें। तभी टेशिया उसके पीछे आकर एक जोरदार चोटी काटती है और वो कहती है आर्थर को परेशान करना बंद कीजिए। वो कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा हूँ और मैं तो आर्थर को अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। आर्थर कहता है मुझे नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स का हाल क्या है और वो मेरी सिचुएशन के बारे में भी अभी कुछ नहीं जानते, तो मैं अभी कुछ भी नहीं करने वाला जब तक मैं अपने पेरेंट्स से नहीं मिल लेता। तभी आर्थर की चेस्ट में फिर से पेन होने लगता है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है। अब ये बुढ़ऊ कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी चेस्ट में ये पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें एक बीस्ट विल मिली है और अगर तुम मेरे स्टूडेंट नहीं बने तो तुम इसकी वजह से मारे जाओगे। आर्थर अब एक अंधेरी ही जगह पर होता है और उसकी चेस्ट में दोबारा से पेन हो रहा होता है और उसके अंदर से एक डीमन बाहर निकलता है। आर्थर को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तभी टेशिया उसे उठा देती है। दरअसल ये एक सपना देख रहा था। टेशिया उसे उठने के लिए कहती है क्योंकि ग्रैंडपा उसका वेट कर रहे हैं। अब टेशिया से ये पूछती है कि सच में तुम यहाँ पर रहने वाले हो? आर्थर कहता है इसका तो नहीं पता, लेकिन हम जब ट्रिप से वापस आएंगे तब इसका पता लग जाएगा प्रिंसेस। ये सुनकर टेशिया उसकी चोटी काटने लगती है। फिर हम किंग को देखते हैं जो कि अपने डैड से कह रहा था आर्थर एक इंसान है और वो यहाँ से बिलोंग नहीं करता, तो उसको यहाँ पर रखना हमारे लिए सही नहीं होगा। वेरियन कहता है वो लड़का मुझे पसंद है तो इसलिए मैं उसे यहाँ पर रखूंगा। अब आर्थर भी वहाँ पर पहुँच जाता है तो वेरियन उन्हें कार्ट में बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। आर्थर पूछता है ग्रैंडपा हमें आपके दोस्त तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा? वेरियन कहता है तुम मुझे ग्रैंडपा बोल रहे हो यानी कि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो। फिर हम टेशिया को देखते हैं जो कि आर्थर के ही कंधे पर सो जाती है। वेरियन कहता है कि ये सुबह जल्दी उठ गई थी इसलिए ये अब दोबारा से सो गई और वैसे ही एक प्रिंसेस बनने वाली है तो इसकी जिंदगी में काफी ज्यादा अकेलापन है। इसके अराउंड जितने भी लोग हैं वो सारे झूठे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये प्रिंसेस है तो वो झूठी तरीके से इसको ट्रीट करते हैं और तभी ये ज्यादा लोगों के पास नहीं आती। लेकिन उसके दादाजी कहते हैं जब टेशिया तुम्हारे साथ होती है तो नेचुरली स्माइल करती है और मैंने इसकी ये स्माइल काफी टाइम से नहीं देखी थी, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। वेरियन की ये बात सुनकर आर्थर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और उसे यकीन आ जाता है कि वो वेरियन पे भरोसा कर सकता है। अब ये लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। वेरियन अब आवाज लगाने लगता है लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता, जिसके बाद वो दरवाजे पे किक मारता है तो एक दादी माँ अब बाहर आ जाती है। अब वेरियन बताता है कि ये मेरी एक पुरानी दोस्त है जिसका नाम रेनिया है और ये एक सोर्सरर है और इसके पास काफी यूनिक स्किल्स हैं। जिसके बाद ये लोग अंदर आ जाते हैं। आर्थर अपने मन में सोच रहा होता है ये दादी माँ मेरी मदद कैसे करेंगी। आर्थर अब रेनिया से कहता है दादाजी ने कहा था आपके पास एक ऐसा मैजिक है जिसकी मदद से मैं अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट कर सकता हूँ। रेनिया कहती है हाँ मेरे पास एक ऐसा मैजिक है। अब वो आर्थर को घूरने लगती है और उसे कहती है तुम तो एक स्पेशल चाइल्ड हो और तुम्हारे पास काफी सारी पावर्स हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उन्हें देख नहीं पा रही, लेकिन मैं तुम्हारे पास्ट और फ्यूचर के कुछ टुकड़े देख सकती हूँ। अब वो आर्थर के सामने एक पानी का टब रख देती है, उससे कहती है तुम इसमें ध्यान से देखो और आर्थर ऐसे ही करता है। जिसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है और आर्थर से कहती है अपने माइंड पे फोकस करो और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते रहो, जितना ज्यादा डीपली हो सके उतना ज्यादा डीप सोचो। और आर्थर ऐसा ही करता है। सबसे पहले वो अपनी मॉम को इमेजिन करने लगता है। वो सोचता है कि उसकी मॉम को उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही होगी। जिसके बाद वो अपने डैड को भी इमेजिन करने लगता है।
अब वो लोग डिनर कर रहे थे और डिनर करने से पहले उन लोगों को आर्थर की याद आती है और वो लोग काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि आज आर्थर का बर्थडे था। और फिर वो सीन को याद करने लगते हैं जब आर्थर उस खाई से नीचे गिर गया था। क्योंकि वो आर्थर को नहीं बचा पाए थे तो उन्हें खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा। और वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद अब अपना घर भी बदल लेते हैं और वो लोग अब अकेले रह रहे थे। आर्थर के फादर एलिस से ये कह रहे थे, काश मैं उस दिन आर्थर को उसके भाई को बचाने के लिए ना कहता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। और ये याद करके वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक उन्हें आर्थर की आवाज सुनाई देती है, मॉम, डैड, ये मैं हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये सुनकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मैं एलेनोर किंगडम में एल्फ के साथ हूँ और मैं स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करके आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। मैं आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन माफ करना, मैं आप तक जल्दी नहीं पहुँच पाऊंगा। लेकिन मेरी बॉडी के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है और मुझे यहाँ रुककर उसकी ट्रीटमेंट करानी होगी। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द वहाँ पर आ जाऊंगा। और हाँ, आप लोग अपने आप को ब्लेम मत करना, उस दिन मैंने जो भी किया वो सब कुछ अपनी मर्जी से किया था, तो इसलिए अब आप लोग अपना ध्यान रखना। और हाँ, मैं आप लोगों से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। चलो उन्हें ये तो कंफर्म हो गया कि उनका बच्चा जिंदा है। अब आर्थर भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो खुश था कि वो अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट कर पाया। और वो डिसाइड करता है कि इसके बाद वो अपने पेरेंट्स को कभी भी खतरे में नहीं डालेगा। और वो वैरन से कहता है, प्लीज अब आप